चलिए वजह आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सीडीएस एग्जामिनेशन एंड दैट इज गोइंग टू बी द स्टैटिस्टिक्स। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए जो स्टैटिस्टिक्स में ना आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि डाटा किस तरह का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साथ अनग्रुप डाटा। देखो अनग्रुप डाटा जो है उसको जनरली कहा जाता है रॉ डाटा कहा जाता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में क्लास मान लीजिए आपके पास ट्वेल्थ है और क्लास ट्वेल्थ में एक टीचर जो है उनको ये जॉब दिया जाता है कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी का वेट लीजिएगा। तो जब वो क्लास में जाते हैं तो सब बच्चों का वेट लेते हैं, तो वो जो वेट जो आप लोगों के पास आता है वो कुछ इस तरह से आता है 35, मान लीजिए 42, उसके बाद आपके पास आता है 39, फिर आपके पास 40 आता है, फिर आपके पास 41 आ जाता है, फिर 35 आता है, फिर आपका 42 आता है, फिर 50। इस तरह से आपका जो वेट है वो बच्चों का लिया जाता है। तो ये जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लिखा है ना, इसे कहा जाता है इन जनरल एक रॉ डाटा यानी अनग्रुप डाटा। अब देखो अनग्रुप डाटा जो है उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है दैट इज गोइंग टू बी द ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा जो है वो बेसिकली आपका सबसे पहले आता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ग्रुप डाटा जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो आपका अनग्रुप डाटा का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है। अब ये ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है, जैसे मैं अगेन क्लास ट्वेल्थ में जाता हूँ, मैंने आपके सामने जो ऊपर स्क्रीन पे रखा है ना ये मैंने सब बच्चों का वेट लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं वेरिएट लेता हूँ एक्स जो एक्चुअल में आपका वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर सबसे पहले आप देखेंगे पूरे के पूरे अनग्रुप डाटा में तो सबसे कम वेट आपका 35 है, लेकिन 35 जो वेट है वजह वो दो बार आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी दो बार है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एफ, तो उसके सामने मैं टू लिखूंगा। यानी अनग्रुप डाटा में जो ये वेरिएट आपका वेट था ये दो बार आ रहा था, इसको दो बार लिखने के बजाय मैं ग्रुप डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 35 के सामने इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है जितनी बार रिपीट कर रहा है वो लिख दूंगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आ जाएगा आफ्टर 35 नाउ कम्स आउट टू बी 39 जो सिर्फ आपका एक बार आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 40 वजह आपके पास सिर्फ एक बार आ रहा है। उसके बाद आएगा 41 जो अगेन एक बार आ रहा है। फिर देखेंगे वजह आप तो 42, तो 42 जो है ना वो आपके पास टू टाइम्स आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो 50, तो 50 जो है वो भी एक बार आ रहा है और 65 भी आपके पास एक बार आ रहा है। तो ये जो मैंने डाटा लिखा है ना इसे कहा जाता है अल्टीमेटली ग्रुप डाटा, इट इज द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ द अनग्रुप डाटा। और ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने बना रखा है इसमें अगर आप एडअप करोगे तो यू विल फाइंड 2 + 1 3 +1 4 +1 5 2 7 8 9। तो ऑटोमेटिकली आपके पास 9 जो है ना वो ऑब्जर्वेशन हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारा ग्रुप डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। इसी के साथ वजह नंबर थर्ड जो आपके पास होता है दैट इज बेसिकली ग्रुप डाटा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं आमतौर पर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीएफडी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जनरली हम इसको कहते हैं कि क्लास इंटरवल टाइप। तो इसको ऐसा भी इंटरप्रेट किया जाता है क्लास इंटरवल टाइप। देखिए क्लास के अंदर जब आपके टीचर गए तो ऑटोमेटिकली वेट जो है ना वो लेना सब बच्चों को पसंद नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम एक रेंज बनाते हैं और देखते हैं कि इस रेंज के अंदर आपके पास कितने बच्चों का वेट आएगा। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे क्लास इंटरवल बनाया जाता है। अब क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सभी का जो वेट है ना वो आपके पास 30 से ऊपर होगा। तो मैं क्या करूंगा वैसे यहाँ पर मैं इंटरवल बनाऊंगा। तो देखिए इंटरवल बनेगा आपके पास, मैंने स्टार्ट किया 30 to 40। इसमें जो 30 है ना वो आपकी लोअर लिमिट है इंटरवल की, और आपके पास जो 40 है वो आपकी अपर लिमिट है। ये ध्यान रखना है कि जो लोअर लिमिट होती है वो हमेशा आपके पास इंक्लूसिव होती है। तो मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ जी, लोअर लिमिट जो है ना वो इंक्लूसिव होती है यानी उसको लिया जाता है। इसका मैं अभी आपको मतलब बताता हूँ। ये लोअर लिमिट है। सर ये आपने क्या लिखा है? अच्छा, इंक्लूसिव।
और ये जो 40 है ना, इसे कहा जाता है अपर लिमिट, तो इसको मैं यूएल बोल रहा हूँ। ये 40 अपर लिमिट जो है वो इन जनरली जब भी आपकी अपर लिमिट होगी तो वो एक्सक्लूसिव होगी, इसको नहीं लिया जाता है। इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। अब देखो 30 to 40 में ना आप देखेंगे तो लोअर और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस जो है वो दिव्य तो आपका 10 है। तो मुझे ये 10 यस का सर। डिफरेंस मेंटेन रखना है, तो नेक्स्ट आपका जो इंटरवल है 40 to 50 होगा। फिर वजह आपके पास हो जाएगा 50 to 60। इसी तरह से मैं कहूंगा कि 60 to 70। अब आइए उसके बाद वजह आपने जब ये क्लास इंटरवल बना दिया, तो क्लास इंटरवल बनाने के बाद अब ये ध्यान रखना थोड़ा सा स्पेस बीच में छोड़ा जाता है। यहाँ पे कहा जाता है मिड वैल्यू, ये हमें जरूरत पड़ती है कई बार। तो जब मैं मिड वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना, तो आप 30 और 40 का एवरेज लेंगे, जो कि बेसिकली 35 होगा। 40 और 50 का एवरेज लेंगे तो आपका 45 होगा। 50 to 60 का एवरेज बनेगा 55। और आपका 60 और 70 का एवरेज बनेगा 65। कई बार हम लोगों को क्या पड़ता है कि क्लास इंटरवल के बजाय हम मिड वैल्यू लेते हैं, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम में। अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर देखो जी, आपका जो ऊपर वाला टेबल आपको दिया हुआ है ना, जो मैंने यहाँ पर अनग्रुप डाटा है जिसको मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। अब देखो इसको हमने करना क्या है, इसको हमने ग्रुप डाटा और वो भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्लास इंटरवल टाइप में इंटरप्रेट करना है। तो अब आप कैसे करेंगे? जैसे वजह एक आइटम है आपकी 40, तो जो 40 आइटम है ना, ये कभी भी 30 to 40 के बीच में नहीं आएगी, क्योंकि अपर लिमिट जो है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो 40 जो आइटम है वो बेसिकली 40 to 50 के बीच में आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि 30 to 40 के बीच में कितनी एंट्रीज हैं, यानी कितने बच्चों का वेट आ रहा है, तो देखिए 35 जो है वो आपका 30 to 40 के बीच में आएगा। 35 दो बार आ रहा है। 39 एक बार आ रहा है। तो अल्टीमेटली आप ये कहेंगे कि 30 to 40 के बीच में कितने बच्चों का वेट आ रहा है, 3 बच्चों का, तो मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी 3। अब देखो 40 to 50 के बीच में कौन कौन से वेट हैं। 40 to 50 के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपका 40 होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 41 होगा। फिर आपके पास 42 होगा। 50 नहीं होगा। 42 दो बार आएगा, तो आपके पास यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, 4। 50 to 60 के बीच में सिर्फ आपके पास 50 आएगा। वन। ठीक है जी, तो वैसे एक आ गया यहां पर। और अगर आप देखेंगे तो 60 और 70 के बीच में आई थिंक यू आर ओनली गेटिंग 65। तो ये आ गया आपके पास ये, तो यहां पर भी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज लेंगे तो 9 आइटम्स आपके पास। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर किया, इसको ध्यान रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स में वी आर जनरली एनकाउंटर्ड विद थ्री टाइप्स ऑफ डाटा। फर्स्ट इज गोइंग टू बी द अनग्रुप डाटा विच इज द अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। सेकंड is going to be the group data in the discrete frequency distribution, where every item is related to the number of times it occurs, which interpret the frequency। और तीसरा वजह आपका ग्रुप डाटा आता है क्लास इंटरवल टाइप। इसमें क्या क्या होता है कि रादर देन राइटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएट, हम एक लिमिट बनाते हैं कि उस लिमिट के अंदर कितनी आपकी वेरिएट की वैल्यूज आ रही हैं, जो कि आपकी लिमिट क्लास इंटरवल का फॉर्मेट होता है। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हो एट एनी स्टेज। नो सर। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरी टाइम कि क्या होता है अनग्रुप डाटा, क्या होता है ग्रुप डाटा, और क्या होता है आपका ग्रुप डाटा का क्लास इंटरवल टाइप। तो ग्रुप डाटा की दो कैटेगरीज है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस विच मींस क्लास इंटरवल। अब आइए वैसे नेक्स्ट आपके पास क्या देखिए। नेक्स्ट ऐसा हो जाए आपके आता है कि कितनी तरह की आपकी एवरेजेस होती है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। टाइप्स ऑफ एवरेजेस। देखो जब हम बात करते हैं ना जो टाइप्स ऑफ एवरेजेस में, तो ये ध्यान रखिएगा तीन तरह के आपके पास वे हैं एवरेज को मेजर करने का। सबसे पहले आपके पास आता है मीन। तो यहां पर मीन का लिटरली मीनिंग आपके पास होगा कि मीन का मतलब है सबसे पहले अर्थमेटिक मीन। फिर वजह दूसरा आपके पास आएगा मीन में आप कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा वजह आपके पास आएगा हार्मोनिक मीन। अगर मैं आपसे कभी भी मीन बोलता हूं ना और कुछ नहीं बोलता हूं, तो आपने ये मान के चलना है कि मैं अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूं।
ऐसी बात नहीं, अर्थमेटिक मीन के आगे भी आता है वैसे। अगर हम बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन के साथ एक और नई चीज हम जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वेटेड अर्थमेटिक मीन। सर वेटेड ये लास्ट अर्थमेटिक। वाला क्या लिखा है? हाँ जी वैसे। सर ये लास्ट वाला क्या लिखा है, थर्ड वाला? हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के साथ दूसरी एक और एक हम मीन जोड़ देते हैं, दैट इज अ वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। वैसे हार्मोनिक मीन के साथ होता है वेटेड हार्मोनिक मीन। मैं यहाँ पे एच लिख रहा हूं तो उसको समझ जाइए। और मैं जो डिस्कशन करूंगा वो आपका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अ लिटिल बिट अबाउट द वेटेड अर्थमेटिक मीन का डिस्कशन करूंगा। और ये ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ एवरेजेस में जो पहला आपके पास मीन है, तो मीन हमेशा आपको समझना है कि मीन इज द कैलकुलेटेड एवरेज, को कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए बता दूं, ये हमेशा ध्यान रखना है कि मीन हमेशा कैलकुलेटेड एवरेज होती है, विच मीन्स इसको लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। दूसरा वजह आपके पास होता है मीडियन। मीडियन जो है उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, वो एक्चुअल में वेरिएट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो मीडियन बेसिकली आपका पोजीशन एवरेज होता है। और तीसरा वजह आपके पास आता है मोड। तो मोड ये ध्यान रखिएगा, मोड आपके पास इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएट विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यू होती है वेरिएट की विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी आपका वेरिएट होगा वो जनरली मोड होता है। ये मैं जो बात कर रहा हूं ये आपके पास अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। तो ये तीन तरह के वजह आपके पास एवरेजेस हैं। और जिस ऑर्डर में मैंने लिखा, सबसे पहले मीन है, उसके बाद मीडियन है, फिर मोड है। तो जो हरारकी मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ उस हरारकी के अकॉर्डिंगली ध्यान रखिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका मीन है, उससे वीकेस्ट आपका मीडियन है और सबसे वीकेस्ट आपका मोड है। अब हम बात करेंगे, आपके साथ जो डिस्कशन होगा वजह वो होगा अर्थमेटिक मीन के बारे में। देखो जी, अर्थमेटिक मीन में जैसे मैंने आपको कहा कि हम तीनों तरह के डाटा के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूडी यानी अनग्रुप डाटा। ऐसा वजह, अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक वेरिएट एक्स है जिसकी वैल्यूज जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 अप टू सो ऑन लेकर के चल रहा है टिल अप टू xn तक। तो इस समय आपका जो अनग्रुप डाटा में जो वेरिएट एक्स है ना उसकी n आपके पास वैल्यूज हैं। तो जब भी आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार, विच इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, दैट इज x1 प्लस x2 से लेकर के टिल अप टू x सफिक्स n, कंप्लीट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस चीज को आप ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट है उसको आप लिख सकते हैं समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे आई जो है वो वेरी करेगा 1 से लेकर के एन तक। तो ये नटशेल में आपके पास होगा अर्थमेटिक मीन। अब मैं इसको नेक्स्ट शीट पे लेके जाता हूँ जी, वो देखिए ऐसे। तो मैंने जो आपको बताया ना वो ये है कि अनग्रुप डाटा के लिए एक्स बार जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैंने सिर्फ समेशन लिखा है और एक्स आई लिखा है तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे आई का वेरिएशन जो 1 to n। देखो यहां से दो चीजें आपने समझनी। पहली बात तो कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन जो बनेगा वो हमेशा बनेगा n टाइम्स एक्स बार, ये पहला रिजल्ट आएगा। दूसरा वजह आपका ये है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो हमेशा आपके पास होगी समेशन एक्स आई कंप्लीट डिवाइडेड बाय आपका एक्स बार। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमेशा ध्यान में रखिए। ये मैंने यहीं से इंटरप्रेट की हैं जो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर। इसमें गुरमन कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए जी। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफिंग दे दूं। अब तक इस टॉपिक में मैक्सिमम आपके पास 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं और मिनिमम जो क्वेश्चन आप लोगों के पास इस टॉपिक से आए हैं वो 3 to 4। तो डिपेंडिंग ऑन कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है तो ये टॉपिक आपको बताया जा रहा है। अब देखो इसमें अब आ गया सुनिएगा। ऐसा हो जाए, ये इंफॉर्मेशन तो दे दी, अब मैं एक नोट की फॉर्म में बता रहा हूं। देखो अगर आपका वेरिएट एक्स जो है उसकी लार्ज वैल्यूज,
लार्ज वैल्यूज का मतलब है, सपोज करो आपके पास वैल्यूज 1235, उसके बाद मान लीजिए 1344, कुछ इस तरह से आपकी बड़ी वैल्यूज है। तो जब वेरिएट के आपके पास लार्ज वैल्यूज हो ना, तो आपको ये समझना है कि हमारे पास कोई और तरीका भी हो सकता है। तो देखिए क्या है, आप क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। काउंट करिएगा कि वेरिएट जो आपके पास है उसकी कितनी ऑब्जर्वेशंस। देखो, जब आप काउंटिंग करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो आपके पास जो नंबर आएगा ऑब्जर्वेशंस का वो आएगा इवन, या फिर आपके पास ऑड आएगा। अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस इवन आएंगे तो उसमें दो मिडल वैल्यूज होंगी, कि जब भी इवन नंबर होता है ना, तो हमेशा दो मिडल वैल्यूज होती है। और जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड आएंगी तो वन मिडल वैल्यू। देखो, दो मिडल वैल्यू जब आपके पास आती है तो उसमें से किसी एक को अज्यूम मीन मान लीजिएगा, और जब एक मिडल वैल्यू आती है तो वही आपकी अज्यूम्ड मीन होगी। यानी आपने क्या करना है कि जब दो मिडल वैल्यूज आती हैं, अगर काउंटिंग करते वक्त नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो किसी एक को अज्यूम्ड मीन मान लीजिएगा। जब आपके पास काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो एक ही मिडल वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, जो मिडल मोस्ट होगी ना उसको अज्यूम्ड मीन मान लीजिए। मिडल मोस्ट जो होगी, दोनों केसेस में डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो मिडल मोस्ट को आप मान लीजिएगा अज्यूम्ड मीन। इट इज नॉट द ओरिजिनल मीन, अज्यूम्ड मीन। मैं इसको नाम दे रहा हूं एज कैपिटल ए। फिर वजह आपने करना क्या, आपने निकालना है डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। देखो, डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन का मतलब है कि आप क्या करेंगे ना, आप हर एक ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। तो अब आपका जो प्रोसेस होगा वो कुछ ऐसा, आप x1 में से a माइनस करेंगे, उसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन में से a माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा कि a जो है वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसमें से कोई एक होगा, और ये चलता रहेगा जो प्रोसेस, और लास्ट में आप करेंगे xn माइनस a। अब ये जो x1 माइनस ए है ना, इसको मैं एक नया नाम दूंगा d1। इसको कहते हैं डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 फ्रॉम अज्यूम्ड मीन ए। इसको नाम देता हूं d2, और आखिरी वाले को नाम देंगे dn। बस अब इस केस में आपने करना क्या, अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, ये प्रॉब्लम आपको थ्योरेटिकल आ सकता है कि अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे। तो आप ये कहेंगे जी एक्स बार जो होगा वो क्या होगा, यानी अर्थमेटिक मीन बनेगा अज्यूम्ड मीन प्लस ये जो नया डाटा आपके पास आया ना d1 d2 से लेकर के dn, इस नए डाटा का निकाल लीजिए अर्थमेटिक मीन। तो a प्लस आप कहेंगे जी ये बनेगा समेशन di डिवाइडेड बाय n। तो ये होगा आपके पास मेथड जिसको हम लोग कहते हैं टू फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन। इसमें ध्यान रखिए समेशन di का मतलब है सम ऑफ द डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। ये बनेगा सम ऑफ द डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। एक बार मैं फिर बता दूं, मुझे अज्यूम्ड मीन इज नॉट द ओरिजिनल अर्थमेटिक मीन। इट इज वन ऑफ द वैल्यूज विच वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन आउट ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन, एंड इट इज मोस्टली द मिडल मोस्ट। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड आप पूछ सकते हो मुझे। ये जो मैंने आपको नोट दिया है, ये नोट इस पर्पज से दिया है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आएगा तो ये आपके पास एक टूल होगा, बट जनरली न्यूमेरिकल नहीं आता है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आपको आ सकता है। अब आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा सुनिएगा नेक्स्ट। अब मैं एक नोट की फॉर्म में बता रहा हूँ, रिमार्क दे रहा हूँ जी। तो पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ। देखो कॉन्सेप्ट ये है, अगर x आपका वेरिएट है जिसकी वैल्यूज आ रही है x1 से लेकर के टिल अप टू xn तक, ठीक है। आपने क्या किया, इस केस में अर्थमेटिक मीन निकाला जो कि बनेगा x बार इक्वल टू समेशन xi डिवाइडेड बाय n। अब देखो दो चीजें मैं बताऊंगा। तो पहला आपके पास जो चीज है वो है रिमार्क वन, चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब होता है।
देखो, जब भी मैं चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करूंगा ना, इसका मतलब होता है कि वी आर एडिंग अ फिक्स्ड कांस्टेंट टू एवरी ऑब्जर्वेशन, एडिंग अ फिक्स्ड कांस्टेंट टू ईच ऑब्जर्वेशन। तो मुझे देखना है कि दिवित, अगर मेरे पास x1 से लेकर xn तक जो है वेरिएट की वैल्यूज हैं, और अगर मैं यस सर। ओरिजिन चेंज करता हूं, यानी कि मैं हर एक वेरिएट में फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड करता हूं, तो जो नया डाटा बनेगा उसका अर्थमेटिक मीन जो है वो कैसे होगा, और क्या वो आपके पास ओरिजिनल डाटा के अर्थमेटिक मीन से कुछ कोरिलेट करेगा? तो चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, हमने कांस्टेंट के ऐड कर दिया हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो आपका डाटा बनेगा x1 प्लस के, x2 प्लस के, ऐसे करते करते आर एन आपका जो आखिरी एंट्री होगी दैट विल बी xn प्लस के। अब ये न्यू डाटा बन गया, इस न्यू डाटा का निकालिए अर्थमेटिक मीन, तो आई एम कॉलिंग इट एज न्यू अर्थमेटिक मीन। तो आई थिंक जब आप न्यू अर्थमेटिक मीन निकालेंगे वजह, तो इस केस में क्या होगा देखिए। अब आप अगर इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। ये आपके पास बनेगा, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम करिएगा, तो मैं इसको कह सकता हूँ समेशन, इन द बॉक्स में कह रहा हूँ एक्स आई प्लस के। इसका मतलब है x1 प्लस के प्लस x2 प्लस के से लेकर के xn प्लस के डिवाइडेड बाय द n, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। अब क्या दिव्य, ये जो समेशन है ना, ये आपका ऊपर वाला जो सम है इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बन जाएगा ओके। समेशन एक्स आई प्लस बनेगा समेशन के, कंप्लीट डिवाइडेड बाय आपका बन जाएगा एन। ठीक है जी। तो अब देखो इसमें क्या करिएगा, इसमें समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन प्लस बनेगा समेशन के। एक बात आप ध्यान रखना कि जब भी मैं समेशन के की बात करता हूं ना, तो के को बाहर ले आइए और ये बन जाएगा समेशन वन। समेशन वन जो है ना, उसका मतलब होता है एडिंग वन एन टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे जब मैं अकेला समेशन लिखूंगा तो इसका जनरली ये फैक्ट होता है कि वी आर कंसिडरिंग कि आई वेरी कर रहा है वन टू एन। तो आर्यन जरा मुझे बताना, समेशन वन का मतलब है यू आर एडिंग वन एन टाइम, तो कितना आएगा ये? आर्यन, एम ऑडिबल टू यू? यस सर। तो कितना आएगा समेशन वन? एडिंग वन एन टाइम्स, इट विल बिकम इक्वल्स टू एन। तो के एन बन जाएगा हो चाहिए। अगर ये के एन बन गया तो आप मुझे बताओ यहां पर के एन को किससे डिवाइड करोगे? एन से। समेशन एक्स आई बाय एन तो बन गया आपके पास एक्स बार, तो ये हो गया एक्स बार प्लस कितना हो गया के। इसका मतलब है कि आपका अर्थमेटिक मीन जो है इट इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। ये चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट कर जाता है, क्योंकि जो न्यू अर्थमेटिक मीन है दैट विल बिकम इक्वल टू ओल्ड अर्थमेटिक मीन प्लस आपका फिक्स्ड कांस्टेंट। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते नो सर। हैं। चलिए वजह नो सर। बात करते हैं रिमार्क नंबर टू की, और गुरमन आप मुझे बताएं। देखो रिमार्क नंबर टू में मैं ना अब जो बोल रहा हूँ वो सुनिएगा। अब मैं यूज कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी चेंज ऑफ स्केल। तो पहले तो समझना कि चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब है। चेंज ऑफ स्केल का मतलब है मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय अ फिक्स्ड कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय अ फिक्स्ड कांस्टेंट। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो ओरिजिनल डाटा है ना आपका, जो ये आपका कॉन्सेप्ट में लिखा है, इसमें मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो आई एम गेटिंग द न्यू डाटा के एक्स वन कॉमा के एक्स टू से लेकर के मुझे जाकर के लास्ट एंट्री मिलेगी के टाइम्स एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इस सारे का मैं निकालूंगा अर्थमेटिक मीन। सो द न्यू अर्थमेटिक मीन, आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हुई है, आपने सिर्फ कांस्टेंट जो है ना उसको मल्टीप्लाई किया हर एक ऑब्जर्वेशन से। तो जो आपका जो न्यू अर्थमेटिक मीन होगा दैट विल बिकम के एक्स वन प्लस आपका होगा के एक्स टू से लेकर के टिल अप टू कहां तक जाएगा, इट विल बिकम अप टू के एक्स एन। और ये कंप्लीट जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट विल बी एन। तो इसको अगर मैं देखूं तो के बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास जो बनेगा x1 से लेकर xn, जिसको हम लोग कहेंगे समेशन एक्स आई नीचे n। तो मेरा ख्याल से ये पोर्शन तो वजह आपका बन जाएगा x बार। सो नाउ यू आर गेटिंग k टाइम्स आपका x बार।
तो ये इंफॉर्मेशन आपको समझना है। तो अल्टीमेटली जो आपका अर्थमेटिक मीन है, इट इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल, क्योंकि न्यू अर्थमेटिक मीन विल बिकम फिक्स्ड कांस्टेंट टाइम। जो ओल्ड अर्थमेटिक मीन था आपके पास, दैट इज बेसिकली एक्स बार। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे मुझे तो आप पूछ सकते हैं। मैं इसको 15 सेकंड्स के लिए होल्ड करता हूँ। कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, उसी के अंडर मैं भी बात करूँ। अब देखिए रिमार्क नंबर 3 समझिएगा। रिमार्क नंबर 3 क्या करना है, जो मैंने अब निकालना है सम ऑफ, अब ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ ऑल द डिविएशंस। मैं सम निकालूंगा ऑफ ऑल द डिविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। देखो, सम ऑफ ऑल द डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन की जब मैं बात करूंगा ना मुझे, तो इसमें आपने ध्यान रखना है। मैं कह रहा हूं सम ऑफ ऑल द डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, कहने का मतलब है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से मैं अर्थमेटिक मीन को माइनस करूंगा और उन सबका सम करूंगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x1 में से आप माइनस करोगे x बार, प्लस ये पहला डिविएशन हो गया ऑफ x1 फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। दूसरा डिविएशन होगा x2 में से मैं x बार माइनस करूंगा। और ये जो प्रोसेस है ना, इसको मैं आपके सामने दिव्य चलाता जाऊंगा। लास्ट बचे आपके पास आएगा xn माइनस x। तो ये है आपका सम ऑफ ऑल द डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो, इसको आगे हम स्टडी करते हैं। देखो क्या हो रहा है मुझे, आप अगर देखेंगे तो आपके पास ऐसे आएगा x1 माइनस एक्स बार, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लस आपके पास है x2 माइनस एक्स बार, प्लस सो ऑन। ये प्रोसेस चल रहा है टिल अप टू xn माइनस एक्स बार। तो क्या करिएगा, x1 से लेकर के देखो x1 प्लस आपका x2 टिल अप टू हो जाएगा ये xn तक। उसके बाद आप देखेंगे तो ये x बार जो है ना, ये कितनी बार आ रहा है, जितनी ब्रैकेट्स आप यूज कर रहे हैं n, तो माइनस हो जाएगा n टाइम्स x बार। और जो ये वाला पोर्शन है, इसको ध्यान देंगे तो ये बनेगा समेशन एक्स आई। तो समेशन एक्स आई में से कितना माइनस कर रहे हैं, एन एक्स बार। अब देखो, ये जो समेशन एक्स आई होता है, अगर मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं, तो ये समेशन एक्स आई जो है, ये ऑटोमेटिकली किसके बराबर होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एन इंटू एक्स बार। तो अब देखिए ना, यहां पर क्या हो गया, ये बन गया एन एक्स बार, ये आपका ऐसे आ गया। उसमें से कितना माइनस कर रहे हैं आप, एन एक्स बार। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी जीरो। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको समझिएगा कि सम ऑफ ऑल द डिविएशंस टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, एनी डाउट, आप इसमें बात कर सकते हैं एट एनी स्टेज। अब चलिए, मेरा जो पहला सवाल है वो देखिएगा, वो किस तरह का है। देखो, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन की आउटलाइन दूंगा आपको। मैंने आपको कहा कि जो मीन है, मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन, तो मीन ऑफ द 200 ऑब्जर्वेशंस, तो मीन ऑफ 200 ऑब्जर्वेशंस वो आपको दिया हुआ 50। 200 ऑब्जर्वेशंस का मीन 50 है। लेटर ऑन आपने डिस्कवर किया कि आपके पास वन ऑफ द आइटम्स, यानी आपने वन के बजाय टू करिएगा, लेटर ऑन आपने डिस्कवर किया कि टू ऑफ द आइटम्स वर मिसरेड एज, उनको आपने गलत पढ़ा, वर मिसरेड एज 92 and 8 instead of 192 and 88। मतलब आपने 192 को गलती से 92 पढ़ लिया और 88 को आपने 8 पढ़ लिया। तो जो आपने मुझे बताना है कि इस केस में आपका करेक्ट मीन क्या है।
आई एम गिविंग यू ऑप्शंस फॉर दिस प्रॉब्लम। देखो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से है। आपके पास ए पार्ट है, इट इज 50.3। बी पार्ट इज गोइंग टू बी 50.9। सी पार्ट इज गोइंग टू बी 50.8। और आपका जो डी पार्ट है मुझे, वो आप लोगों के पास है नन ऑफ दिस। देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। दिव्य, तो आप मुझे बताओ, 200 ऑब्जर्वेशंस का आपने मीन निकाला है 50। तो यस आप सर। मुझे बताओ, जब आपने मीन निकाली है 50, उसके बाद आपने बाद में जब ऑब्जर्वेशंस को स्टडी किया तो आपने देखा कि 192 की जगह आप 92 पढ़ रहे हैं, 88 की जगह आप 8 पढ़ रहे हैं। तो यस इसका सर। मतलब है कि जो आपने 200 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाला है ना बच्चे, उसमें एक एंट्री आपकी 92 होगी और एक 8 होगी। तो 8 आप होगी। मुझे बताओ, अल्टीमेटली आप बताओ 200 ऑब्जर्वेशन जो है ना उनका सम क्या होगा। उनका सम होगा x1। 50 into 200। हाँ, x2 से लेकर के, और आपका बीच में कितना है गुरमन, बीच में 92 भी आएगा, प्लस 8 भी आएगा, और लास्ट एंट्री कितनी होगी आपके पास, आई थिंक x200। इनका आपने मुझे बिल्कुल सही बताया, इनका जो सम होगा दैट विल बिकम 200 into 50, कितना बनेगा, 10,000। यस सर। तो ये यस सर। 10,000 जो आया है ना वैसे, ये आपका इनकरेक्ट है। दिस इज द इनकरेक्ट सम। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि आप 92 और 8 लेकर कर रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं इनकरेक्ट सम। अब मुझे बताओ गुरमान, अगर ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको 92 की जगह 192 लेना पड़ेगा, और 8 की जगह 88। तो आप मुझे बताओ इस वो समय जो माइनस कर इनकरेक्ट देना, वो सम है प्लस। ना, इनकरेक्ट सम में अगर आप एक काम करें, अगर आप इस 92 की जगह डालना चाहते हैं 192, तो आपको 100 ऐड करना पड़ेगा, इधर भी उधर भी। यस सर। 8 की जगह अगर आप 88 करना चाहते हैं तो 80 आपको ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड्स। तो आप मुझे बताओ 100 और 80 जो है, यानी 180 आप बोथ साइड्स ऐड करेंगे तो करेक्ट सम आपको मिल जाएगा, और वही आपका इक्वल टू बन जाएगा 10,000 प्लस 180। तो मुझे बताओ, अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं मुझे कि करेक्ट सम क्या होगा। आई थिंक करेक्ट सम जो होगा दैट विल बिकम इक्वल्स टू 10,000। इसमें 180। आप हाँ 180 ऐड करेंगे मुझे, तो आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 10,180। तो ये करेक्ट सम आ गया। अब आप अगर करेक्ट सम जानते हैं तो करेक्ट मीन क्या होगा। करेक्ट मीन जो बनेगा वो बनेगा, जो करेक्ट सम आपका है उसको डिवाइड कर दीजिएगा बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई थिंक दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज। तो मेरा ख्याल से अगर आप यहाँ देखोगे तो कुछ कैंसिलेशन यहाँ पे होगी। 50.9। हाँ, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी कमिंग आउट टू बी सिंपली 50.9, विच इज गोइंग टू बी योर बी पार्ट। इसमें कहीं पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते नो सर। हैं। अब आइए नो मुझे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे है। इस क्वेश्चन को ना मैं आपको इंटरप्रेट करके दे रहा हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन। तो इसको हम कॉम्प्रिहेंशन बना के चलते हैं। देखो जी, देखो इसमें ये कहा गया है, ये कह रहा है जी कि आपके पास समेशन xi में से अगर आप 50 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो आंसर है वो -10 है। फिर ये कह रहा है कि समेशन xi में से अगर आप 46 को कम करते हैं तो आपका जो आंसर है वो 70 है। तो मैं ये बता दूं, जो ये पहली स्टेटमेंट है ना, जिसका क्या मतलब है। पहली स्टेटमेंट का मतलब है कि सम ऑफ द डिविएशंस, sum of the deviation of all observations from 50। तो सम ऑफ द डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 50 जो है ना, वो -10 है। इसका मतलब है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से आप 50 को माइनस करोगे, सबका सम लोगे तो -10 आ गया। ये पहली स्टेटमेंट का मतलब है। तो मैंने आपको ना वर्ड फॉर्मेट में भी बता दिया कि क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरी स्टेटमेंट का मतलब है कि सम ऑफ द डिविएशंस,
of all observations from 46, वो किसके बराबर है? 70 के। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो वर्ड फॉर्मेट में आएगा, तो इस तरह का आपको बोल सकता है, और अगर इक्वेशन फॉर्मेट में आएगा तो ये चीजें। अब मेरा पहला क्वेश्चन हो जाए, आप मुझे बताओगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन है कि आपने मुझे एक्स बार निकाल के बताना है। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में ना ये जो समेशन है इसको अंदर ले जाओ, तो ये बन जाएगा समेशन एक्स आई माइनस समेशन 50 विल बिकम इक्वल टू -10। तो इसका मतलब क्या होगा? समेशन एन एक्स आई का मतलब है एन एक्स बार, समेशन 50 का मतलब है जो आपका बनेगा 50n इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। ये आगे पहली इक्वेशन का रिफाइंड फॉर्म 1 डैश। जो सेकंड इक्वेशन है उसको अगर आप देखोगे तो आप आर एन समेशन को अंदर लेके जाओगे, तो समेशन एक्स आई माइनस समेशन 46 इज इक्वल टू 70, विच इम्प्लाइज, अब ये एन एक्स बार माइनस आपका 46n इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन है, इसको मैं 2 डैश बोल। दो इक्वेशंस हैं आपके पास और दो ही वेरिएबल है एन और एक्स बार। तो पहले क्या करो, आप यहां पर सब्ट्रैक्ट करो। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं 2 डैश को फ्रॉम 1 डैश, आई थिंक सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वी आर गेटिंग -4n इज इक्वल टू -80। देखिएगा जरा ध्यान से, 2 डैश को सब्ट्रैक्ट करना है आपने फ्रॉम 1 डैश, तो -4n -4n इज इक्वल टू -80, इसका मतलब n आपका 20। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आ गया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 होंगी। अभी n इक्वल टू 20 जो है ना, इसको चाहे आप 1 डैश में डालो चाहे 2 डैश में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स बार। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं ये कह सकता हूँ मुझे कि अब आपके पास बेसिकली एक्स बार -50 जो है वो किसके बराबर होगा? -10/n। सो आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी -10/20, सो इट इज गोइंग टू बी -12। तो एक्स बार जो है वो किसके इक्वल बनेगा? 50 वहां जाएगा, तो ये बन जाएगा 50 -12 विच मीन्स 0.5। तो 50 में से 0.5 माइनस करोगे, सो इट कम्स आउट टू बी 49.5। सो एक्स बार का जो सॉल्यूशन है वो आपका बनेगा 49.5। इसमें कहीं पर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। नो सर। चलिए, तो हो गया आपके पास जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताया जी। अब मैं बढ़ रहा हूं अपने अगले डाटा पे, और वो है आपका ग्रुप डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जी, अगर वैसे मेरे पास ये कहा जाता है कि ग्रुप डाटा है, और वो भी आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपको समझना है कि यहाँ पे वेरिएट एक्स है जिसकी वैल्यूज होंगी x1 x2 से लेकर के टिल अप टू आपके पास xn। उसके सामने आपकी फ्रीक्वेंसी होगी कैपिटल एफ, जिसको मैं नाम दूंगा तो f⁻1, फिर आपका f⁻2 से लेकर के टिल अप टू f⁻n। आप एक काम करिएगा, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करिएगा, तो ये बन जाएगा आपका सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो इन फ्यूचर वी ऑलवेज रिप्रेजेंट द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बाय द लेटर कैपिटल एन। अब देखो यहाँ पर ना एक नया टेबल बनाया जाता है वेरिएट और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लायर। सो इट इज गोइंग टू बी योर x1 f1, देन इट इज गोइंग टू बी योर x2 f2, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट एंट्री होगी आपकी xn fn। ठीक है, तो ये जो मैंने नया टेबल बना रखा है ना, इस नए टेबल को जब आप एड अप करोगे तो इसका वैल्यू आएगा समेशन एक्स आई एफ आई। अब देखो, जब ग्रुप डाटा मैंने आपको बताया तो उसमें आप अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, आप समेशन एक्स आई एफ आई जो आपने निकाला है उसको डिवाइड कर दीजिएगा बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, तो ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अब एक नोट याद रखिएगा, अगर वजह जैसे मैंने कहा कि जो डाटा है वो लार्ज वैल्यूज वाला है। डाटा लार्ज वैल्यूज का मतलब है कि आपका जो दिवित एक्स है ना उसकी वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी, और वैसे वजह आपका फ्रीक्वेंसी टेबल भी दिया होगा। जैसे मान लो वैल्यूज आपके पास है 1209,
फिर 1 1 3 4, तो ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा, आप जब x इंटू एफ करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें से मिडिल मोस्ट जो है, मिडिल मोस्ट को सिलेक्ट करिएगा अज्यूम्ड वैल्यू, यानी कि जो x वाली आपकी ऑब्जर्वेशंस है उसमें से मिडिल मोस्ट को मान लीजिएगा अज्यूम्ड वैल्यू या अज्यूम्ड मीन। ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर एक नया टेबल बनाएंगे, तो वो मैं यहां पर लिख रहा हूं जी। वो कैसे करेंगे देखो, ये सिर्फ आपको मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम आपको आए, वो आपसे थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे ना, यहां पर एक नया टेबल बनाएंगे और वो नया टेबल होगा कि टीआई, टीआई का मतलब होगा कि हर एक वेरिएट में से आपने अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। तो यहां पर उसकी ऑब्जर्वेशंस आना शुरू हो जाएंगी। और फिर यहां पे आप बनाएंगे एक नया टेबल जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन विद डीआई। जब ये कर देंगे तो यहां पर आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो उनका सम कर दीजिएगा, जो कि बनेगा समेशन एफ आई डी आई। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आपका एन रहे। तो अगर आप इस तरह से डाटा को इंटरप्रेट करते हैं कि आप वेरिएट में से मिडिल मोस्ट को अज्यूम मीन मानते हैं और इस तरह का इंटरप्रिटेशन करते हैं मुझे, तो इसमें आपका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो किसके बराबर होगा। नाउ अर्थमेटिक मीन विल इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन, जिसको हम ए बोल रहे हैं जनरली। अज्यूम्ड मीन में आप एड अप कर दीजिएगा समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा कैपिटल है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये आपके पास होगी जिसे हमें जरूरत पड़े। तो इसमें कोई डाउट है, अज्यूमिन का मतलब आपका कैपिटल ए, ये मैं आपको इंटरप्रेट करके बता रहा हूं। एनी डाउट यू हैव इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। जो नोट मैं दे रहा हूं ना, ये आर्गुमेंट जरूरी नहीं मुझे कि आपको ऐसा ही करना है, बट दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस वी हैव। सो इफ सपोज इन ए पर्टिकुलर पेपर ऐसा कोई सवाल आता है जो कि एक्चुअल में थ्योरेटिकल टच से है, कि अगर हमारा डाटा बहुत ज्यादा हो जाए तो बताइए इस समय जो आपकी चारों ऑप्शंस है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट होगा टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। तो ऑफकोर्स इसमें आपको ये डीआई का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि जब वो ऑप्शन देगा तो वो डीआई का मतलब भी आपको बताए। अब आइए जो हम क्वेश्चन पकड़ते हैं, जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो बिफोर मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं तीन यहाँ पे रिमार्क बोलूंगा जिनको आपने समझना है, जिनकी जरूरत पड़ेगी वजह आप। सबसे पहले, अगर मैं 1 + 2 + 3 से लेकर के टिल अप टू एन तक जाता हूं, तो ये बन जाता है सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। Always remember, sum of the first n natural number is always equals to n into n+1 complete divided by 2। दूसरा रिजल्ट बचे, जब मैं बात करता हूं 1² + 2² + 3² सो ऑन अप टू n², इसका मतलब होता है सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये आपको याद होना चाहिए। इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तीसरा वजह आपके पास आता है जिसको हम लोग कहते हैं 1³ + 2³ + 3³ till up to n³। that is going to be the sum of the cubes of first n natural number। और इसका जो रिजल्ट है वजह वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू n+1 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये इंफॉर्मेशन जो है तीनों आपको होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ सवाल इस पैटर्न के भी आ सकते हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। I mean to say first question of this particular topic, but it is going to be the third question। देखो ऐसा है, आपको कहता है कि द वेरिएट 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन 1/n, दे ऑकर, वो ऑकर कर रहे हैं विद फ्रीक्वेंसीज
1,2,3 अप टू सो ऑन एन। यानी वेरिएट वन की फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है, 1/2 की फ्रीक्वेंसी आपकी 2 है, 1/3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, और 1/n की फ्रीक्वेंसी n है। तो अगर ये वेरिएट ऑकर कर रहे हैं विद फ्रीक्वेंसीज, तो आपको इस केस में अर्थमेटिक मीन निकाल। और ऑप्शंस आपके पास हैं। ए पार्ट इज इट इज गोइंग टू बी n/2। बी पार्ट आपके पास है, इट इज 2/n+1। सी पार्ट है 2/n-1। डी पार्ट इज गोइंग टू बी नन ऑफ दीज। देखो इसमें क्या करेंगे। वन जो आपका वेरिएट है ना, जो उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है। 1/2 जो वेरिएट है उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 है। तो मुझे लगता है जब आप इस केस में अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो अर्थमेटिक मीन जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी समेशन आपका xi fi डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम n बोलते हैं। तो आई थिंक अगर आप देखें तो 1 × 1 प्लस 2 × ½ 1/2 × 2 प्लस आप कह सकते हैं 1/3 × 3। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, लास्ट में आपके पास आ जाएगा 1/n × n। And I think you will surprised to know this complete is going to be divided by the sum of the frequencies, which is 1 + 2 + 3 से लेकर के टिल अप टू कहां तक होगा n तक। अब देखो ऊपर जो दिव्य, तो आप देखोगे ना तो ये सारा कट जाएगा बच्चे आपस में। तो अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे तो 1 + 1 + 1 होगा। ये अप टू कितनी बार होगा, ये मेरा ख्याल से 1 + 1 + 1 आपके पास होगा अप टू n टाइम्स। और नीचे जो आपके पास आ रहा है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी 1 + 2 + 3 अप टू n, जिसका मैं बता चुका हूं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू n × n+1 कंप्लीट डिवाइड बाय। तो आई थिंक 1 1 1 अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो ऊपर n आएगा, नीचे आएगा n × n+1 कंप्लीट डिवाइड बाय 2। उसको मैं ऊपर ले गया तो ये कैंसिलेशन होगा। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी सिंपली 2/n+1। सो इट इज गोइंग टू बी योर बी पार्ट। सो बी पार्ट आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसमें मुझे कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज, जो मैंने यहाँ पे बताया। नो सर। चलिए अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो जरा सुनिएगा। देखो नेक्स्ट वजह आपके पास आता है ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा, और इसको मैं कह रहा था कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्लास इंटरवल। देखो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर आपका वेरिएट एक्स है, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, सपोज करो 0 to 10, देन इट इज गोइंग टू बी 10 to 20, ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ऐसा है कि जो मैं यहाँ पर मेथड बता रहा हूँ ना, वो आपका सबसे सिंपल मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली, अगर आपने कभी इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो इसको स्टेप डिविएशन मेथड कहते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको पेपर में इस तरह के सवाल अगर आते हैं, सो ये सबसे बेस्ट वे होता है। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज आपको दी होंगी, आपने करना क्या है, यहाँ पर ना मिड वैल्यू टेबल बनाना है। तो मिड वैल्यू टेबल बनाया जाता है। मिड वैल्यू टेबल कैसे बनेगा, जैसे 5 15 ये चलता रहेगा। तो इसमें जो मिडल मोस्ट होगी ना, उसको मान लीजिएगा अज्यूम्ड मीन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मान लीजिए मिडल मोस्ट है। मिड वैल्यू टेबल जरूर बनाइएगा, तो मिडल मोस्ट को आप मानेंगे अज्यूम्ड मीन। फिर यहाँ पे एक नया टेबल बनाएंगे DI। वो क्या करेंगे, आप हर ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है, यानी जो मिड वैल्यूज वाली हैं, उनसे आप अज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे आप H से। यहां पर ये ध्यान रखना कि जो H है ना बच्चे आपके पास, वो क्या है बेसिकली। तो यहां पर जो H है वो क्या एक्ट करेगा, तो मैं ये बता दूं, H जो है वो क्लास विड्थ होगी। तो आपका जो ये मिड वैल्यू टेबल होगा ना आपके पास, चलो इसको मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल मार्क कर देता हूँ। जस्ट ए मोमेंट, ये क्लास इंटरवल आ गया मुझे। देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, ये क्लास इंटरवल।
ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये मैंने मिड वैल्यू टेबल बनाया, तो मिड वैल्यू टेबल को आप चाहो तो कैपिटल एक्स बोल सकते हो। तो डी आई इज इक्वल टू किया, ये बन जाएगा। उसके बाद आप एक नया यहाँ बनाएंगे जो कि होगा आपका एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई के ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होंगे, ठीक है जी। एफ आई ये है, तो इस कॉलम की मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ होगी। सबका सम निकालोगे तो बनेगा समेशन एफ आई डी आई। अब आप देखो स्टेप डिविजन मेथड क्या होता है। तो स्टेप डिविजन मेथड कहता है कि आपका अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होगा। अर्थमेटिक मीन जो होगा वजह इट इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन। देखिए ये आपके पास जो अज्यूम्ड मीन है प्लस, ठीक है जी, ये आ जाएगा समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल एन। एक बार मैं फिर बता दूं, कैपिटल एन जो है वो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, और ये जो फ्रैक्शन आई है ना समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, जो क्लास विड्थ है। तो क्लास विड्थ अगर आप यहां देखोगे, जो मैंने एग्जांपल ले रखा है, इसमें साफ तौर पे नजर आएगी जो क्लास विड्थ है वो आपके पास 10 है। तो स्टेप डिविजन मेथड इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड वी हैव। तो जब भी ग्रुप डाटा आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास इंटरवल टाइप का मिलता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेप डिविजन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। आपको पेपर के अंदर ऐसे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं जिनमें आपको स्टेप डिविजन लगाना पड़ता है, बस ये है कि डाटा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो प्रॉब्लम एज सच उतना टाइम नहीं लेती है। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते एट एनी स्टेज। नो सर। चलिए अब जरा सुनिएगा मेरी नेक्स्ट आपके साथ क्या इंफॉर्मेशन। देखो जी, मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा कि हमने डिस्कस किया अर्थमेटिक मीन के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा द कंसेप्ट ऑफ द वेटेड, आपके पास अर्थमेटिक मीन क्या होता है, लिटिल बिट इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हमें जरूरत पड़ सकती है। देखो वेटेड अर्थमेटिक मीन का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपको मैं ये कहता हूं कि सपोज करो W1 W2 से लेकर WN तक, W1 कॉमा W2 से लेकर WN तक, ये आपके पास जो है ना दे आर वेट्स असाइन टू द वैल्यूज। ये आपके पास हैं वेट्स विच आर असाइन टू द वैल्यूज, और वो वैल्यूज वजह आपके पास है x1 से लेकर के xn तक, x1 कॉमा x2 से लेकर के टिल अप टू xn तक। यानी W1 जो है वो आपका वैल्यू x1 का वेट है, W2 जो है वो x2 का वेट है, W3 जो है वो x3 का है, अप टू सो। तो आपने ध्यान रखना है अगर कहा जाए कि आप वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालो, तो वेटेड आपका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। आप इसको ना अपने दिमाग में ऐसे समझ सकते हैं कि x1 की फ्रीक्वेंसी है W1, x2 की फ्रीक्वेंसी W2, उस तरह के पैटर्न में आप समझ सकते हैं पैटर्न में। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन जो बनेगा अच्छा वो बनेगा W1 x1 प्लस आपके पास होगा W2 x2 टिल आपके पास लास्ट में जाएगा, तो ये बनेगा WN xN, और ये सारा का सारा जो है वो डिवाइड होगा बाय द सम ऑफ द वेट्स, जो कि आपके पास होगा W1 प्लस W2 से लेकर के टिल अप टू WN तक। तो इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपका न्यूमरेटर पार्ट बनेगा समेशन WI XI, और नीचे वाला बचे पार्ट आप बोल सकते हैं समेशन WI। आपके पेपर में आई थिंक 2023 या 22 में वन प्रॉब्लम हैज अपीयर्ड ऑफ द वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो एक भी प्रॉब्लम अगर आपकी किसी भी साल आई है तो उस तरह का पैटर्न रिपीट कर सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन की वजह आपके पास बेसिकली द वेटेड अर्थमेटिक मीन है। तो एक बार हम फिर देखते हैं वजह कि हम लोगों ने आज क्या स्टडी किया है। सो विल स्टार्ट विद द स्टार्टिंग वन। देखिए आपको मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स में वी आर कंसर्न विद द थ्री टाइप्स ऑफ डाटा, अनग्रुप डाटा, द रॉ डाटा। Group data is the modified form of the ungrouped data in a systematic manner
ग्रुप डाटा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास इंटरवल टाइप जो है वो और रिफाइंड आपका मॉडिफाइड फॉर्म होता है। फिर हमने कहा कि कितनी तरह की एवरेजेस होती हैं। मीन आपको मैंने बताया, इट इज बेसिकली द कैलकुलेटेड एवरेज। मीडियन जो है वो पोजीशन एवरेज होती है। मोड आपके पास, इट इज द वैल्यू ऑफ द वेट विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फिर अर्थमेटिक मीन आपको अनग्रुप डाटा के लिए निकाल के बताया, उसमें एक नोट दिया कि ऑब्जर्वेशन लार्ज हो तो कैसे करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट वन पढ़ा, उसमें फिर हमने 3 रिमार्क्स के बारे में स्टडी किया। वी हैव डिस्कस्ड वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक मीन, देन वन कॉम्प्रिहेंशन। फिर ग्रुप डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े रिगार्डिंग द नेचुरल नंबर्स। फिर हमने ग्रुप डाटा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप डिवीजन मेथड को पढ़ा। और यहाँ पर लास्ट में हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन का स्टडी किया। सो दिस इज द information regarding statistics we have for today's lecture. Thank you very much. Thank you for your kind cooperation. थैंक यू सर। Thank you, my dear. थैंक यू सर। Thank you.